आश्रम व्यवस्था का समाजशास्त्रीय महत्व। आश्रम व्यवस्था का महत्व इसी बात से स्पष्ट है कि इस व्यवस्था ने व्यक्ति के समाजीकरण, व्यक्तित्व के विकास, समाज कल्याण और समाज की उन्नति में काफ़ी योग दिया है। आश्रम व्यवस्था के समाजशास्त्रीय महत्व को निम्नांकित आधारों पर समझाया जा सकता है। पहला है जीवन के समुचित विकास की भावना। आयु के बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति की शारीरिक शक्ति, कार्य क्षमता, अनुभव एवं मानसिक प्रवृत्तियों में परिवर्तन आता रहता है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय विद्वानों ने जीवन को न केवल बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था में विभाजित किया, बल्कि प्रत्येक अवस्था के लिए विशेष आश्रम की व्यवस्था भी की, ताकि व्यक्ति के जीवन का समुचित विकास हो सके। दूसरा है मानवीय गुणों के विकास एवं मानवतावादी समाज की स्थापना में योग। आश्रम व्यवस्था ने व्यक्ति में मानवीय गुणों के विकास में काफ़ी योग दिया। चारों आश्रमों में व्यक्ति के कर्तव्यों का निर्धारण इस प्रकार से किया गया है कि उसमें त्याग, परोपकार, सहिष्णुता, सामाजिकता, सरलता, उदारता, आध्यात्मिकता और बंधुत्व जैसे गुणों का विकास हो सके। इन सब गुणों के विकास के परिणाम स्वरूप समाज में ऐसे व्यक्ति निर्मित हो पाए जिन्होंने एक मानवतावादी समाज की स्थापना में काफ़ी योगदान दिया। व्यक्ति और समाज की पारस्परिक निर्भरता पर जोर। व्यक्ति और समाज दोनों एक दूसरे के पूरक है और दोनों का विकास संतुलित रूप से पारस्परिक निर्भरता को बनाए रखने पर निर्भर करता है। व्यक्ति प्रत्येक आश्रम में अपने दायित्वों का निर्वाह करते हुए यह भलीभांति समझ लेता है कि वह केवल स्वयं एवं अपने परिवार के लिए ही नहीं जीता। यहाँ वह स्पष्टतः जान लेता है कि समाज ने भी पग पर उसके विकास में महत्वपूर्ण योग दिया है। अतः समाज के प्रति उचित रीति से अपने दायित्वों को निभाने का भाव उसमें जागृत होता है। बौद्धिक विकास, ज्ञान के संग्रह एवं प्रसार तथा समाज की सांस्कृतिक परंपराओं को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करने में महत्वपूर्ण योग। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति अपने जीवन के प्रारंभ से अंत तक किसी न किसी रूप में ज्ञान को अर्जित करता रहा है, अपना बौद्धिक विकास करता है। गुरु के आश्रम में रहकर ब्रह्मचारी व्यक्तिगत संपर्क से बहुत कुछ सीखता रहा है। वेदों तथा अन्य धर्म ग्रंथों के अध्ययन में न केवल बालक का बौद्धिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास होता है, बल्कि साथ ही ज्ञान का संग्रह और समाज की सांस्कृतिक परंपराओं का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरण भी होता है। नंबर 5 है सामाजिक नियंत्रण की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति के कर्तव्यों एवं दायित्वों को इस प्रकार से निश्चित किया गया था कि उसके व्यवहार के मान्यता प्राप्त तरीकों के विपरीत आचरण करने की साधारणतः संभावना ही नहीं रहती। आश्रम व्यवस्था के माध्यम से व्यक्ति का चरित्र निर्माण कुछ इस प्रकार से होता था, उस पर कुछ संस्कार ही ऐसे पड़ते थे कि वह समाज विरोधी या अनुचित समझा जाने वाला कार्य कर ही नहीं पाता था। छठा है व्यक्तिवादिता के दोषों से समाज को मुक्त रखने एवं समाज कल्याण में योग। व्यक्तिवादिता को प्रोत्साहित और समाज कल्याण की अवहेलना करके कोई भी समाज अधिक समय तक सुसंगठित और सुरक्षित नहीं रह सकता। अतः भारतीय विचारकों ने आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति के कर्तव्यों का निर्धारण इस प्रकार से किया कि समाज व्यक्तिवादिता के दोषों से मुक्त रहे। यहाँ मानव मात्र की सेवा के अलावा पशु पक्षियों एवं
कीड़े मकोड़ों तक के भरण पोषण का व्यक्ति पर दायित्व डाला गया है। नंबर 7 है व्यावहारिक एवं उपयोगितावादी। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत व्यावहारिक एवं उपयोगितावादी पक्ष पर विशेष जोर दिया गया है। यहाँ व्यक्ति के कर्तव्यों को निर्धारित ही कुछ इस प्रकार से किया गया है कि संपूर्ण समाज का हित हो। यहाँ धर्म के अंतर्गत भी कर्तव्य पक्ष पर विशेष जोर दिया गया है। गृहस्थ आश्रम में संपन्न किए जाने वाले पंच महायज्ञों की सामाजिक दृष्टि से काफ़ी उपयोगिता थी। व्यक्ति को यहाँ उद्यमी बनाने का प्रयत्न किया गया है। अर्थ को पुरुषार्थ मानकर धन कमाना व्यक्ति के लिए आवश्यक बताया गया है, परंतु यहाँ धन को केवल स्वयं की आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन नहीं माना गया है। धन का उपयोग तो संपूर्ण समाज के हित में करने की बात कही गई है। वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रम के माध्यम से व्यक्ति को सामाजिक कार्य करने एवं अपने में त्याग की भावना विकसित करने का अवसर मिला है। आधुनिक भारत में आश्रम का व्यावहारिक महत्व। आश्रम व्यवस्था ने एक लंबे समय तक हिंदू सामाजिक संगठन को प्रभावित किया और एक हिंदू के जीवन को व्यवस्थित बनाए रखने में योग दिया। इस संदर्भ में यह प्रश्न उठता है कि इन चारों आश्रमों में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण आश्रम कौन सा है। वैसे तो सभी आश्रमों का अपने अपने स्थान पर महत्व है, क्योंकि एक आश्रम दूसरे के लिए पृष्ठभूमि तैयार करता है। फिर भी हम ये कह सकते हैं कि अन्य 3 आश्रमों की तुलना में गृहस्थ आश्रम अधिक महत्वपूर्ण है। ब्रह्मचर्य आश्रम का काल छोटा है, इसका संबंध शिक्षा प्राप्त करने से ही है। वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रम में व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। गृहस्थ आश्रम में ही व्यक्ति 3 पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम की पूर्ति करता है तथा अन्य आश्रम इसी आधार के सहारे जीवन प्राप्त करते हैं। अतः गृहस्थ आश्रम ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण आश्रम है। एक प्रश्न यह भी किया जाता है कि आश्रम व्यवस्था ने भारतीय समाज को किस सीमा तक प्रभावित किया। यह व्यवस्था व्यावहारिक रूप ले सकी अथवा एक सैद्धांतिक व्यवस्था मात्र थी। इन प्रश्नों के उत्तर विवादास्पद है। कुछ विद्वानों का मत है कि ये सैद्धांतिक व्यवस्थाएं थी, व्यवहार में इनका पालन नहीं होता था। कुछ विद्वान इसके विपरीत मत प्रकट करते हैं। महाभारत में आश्रम व्यवस्था का अनेक स्थानों पर उल्लेख मिलता है। इस व्यवस्था ने ऋषि मुनियों, धार्मिक लोगों एवं कुछ राजाओं को बहुत प्रभावित किया। चाहे बहुत से लोग घर छोड़कर सन्यासी नहीं बनते हों, फिर भी आश्रम व्यवस्था में बताए गए कर्तव्य और दायित्वों के प्रति वे सजग थे एवं उनका पालन करते थे। अतः यह सैद्धांतिक व्यवस्था ही नहीं वरन व्यावहारिक भी थी। इस संदर्भ में एक प्रश्न यह भी किया जाता है, क्या आधुनिक भारत में इसका कोई व्यावहारिक महत्व है। इसका उत्तर नकारात्मक ही होगा। आश्रम व्यवस्था उस युग की देन है जब पुरुषार्थ, धर्म, कर्म, पुनर्जन्म एवं वर्णाश्रम व्यवस्था का महत्व था और ये भारतीय समाज के आधार थे। वर्तमान में ये आधार कमज़ोर हुए हैं, अतः इनके साथ साथ आश्रमों की उपयोगिता भी समाप्त हुई है। तो ये इस प्रकार से आश्रम व्यवस्था का एक समाजशास्त्रीय महत्व था, जिनको मैंने विस्तार से बताया। धन्यवाद।